देखिए ये क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहली चीज तो हमें रेवोल्यूशन के बारे में ही पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा बदलाव एक कम टाइम में, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव, सरकारें पलट देना, देश की अर्थव्यवस्था बदल जाना, ठीक है, कोई क्रांति ला देना। तो रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर देना। चैप्टर की शुरुआत जो है वो हम 18th सेंचुरी से करेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो है, 18th सेंचुरी में जो है फ्रांस के लोग कैसे थे, फ्रांस की व्यवस्था कैसी थी। कई सारे टॉपिक्स यहां पे मैटर करेंगे, जैसे एक है मोनार्क, ठीक है, मोनार्क हो गया, अरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, नोबिलिटी है, ये कुछ वर्ड यहां पे यूज हुए हैं। मोनार्क, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, नोबिलिटी, ये कुछ वर्ड हैं जो कि इस चैप्टर में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन शब्दों के बिना हम कह सकते हैं इतिहास की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि शुरू से ही मोनार्की चली आ रही है। तो मोनार्क का मतलब भी आपको समझा दें कि पहले क्या होता था, तानाशाह होते थे, ठीक है, निरंकुश शासन होता था। निरंकुश शासन का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, राजा ने जो कह दिया वही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही शुरुआत होती है 1774 में। जो डेट्स बोल रहे हैं उनको याद रखने की जरूरत है। 1774 कौन सी डेट है, 1774 याद रखिए। 1774 में जो है एक राजा हुआ फ्रांस में, जिसका नाम था लुइस 16, ठीक है, क्या नाम था, लुइस 16। अब पहले नाम जो है फ्रांस वगैरह में ऐसे ही होते थे। अगर इनका नाम लुइस 16 है तो इनके पिताजी का नाम लुइस 14 होगा, 15 होगा, और इनके बाबा का नाम लुइस 14 होगा। यही सब चलता रहा, ठीक है। इसकी फैमिली जो थी ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, जैसे हमारे यहाँ पे तुगलक वंश, लोधी वंश, चौहान डायनेस्टी, ठीक है, सैयद सिसोदिया डायनेस्टी और भी जो हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो वंश है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी डायनेस्टी थी। तो 1774 में लुइस 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, किससे करता था, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। जब ये 20 साल का होता है, 20 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का होता है, 20 साल का। जब ये 20 साल का होता है तो इसकी शादी जो है एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। यहां पे एक चीज याद रखना, जो बच्चे नए हैं उन्हें लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया एक ही है। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का एक देश है। वहां की प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट या मैरी एंटोनिटी। मैरी एंटोनिटी जो थी, मैरी एंटोनिटी से शादी कर लेता। मैरी एंटोनिटी की अगर कहानी आपको बताएं तो ये भी बड़ी हम कह सकते हैं कि विलासिता का जीवन जीती थी, लग्जूरियस लाइफ जीती थी। लग्जूरियस लाइफ का मतलब ये हो गया कि इसके जो बाल थे अपने बालों पे जहाज बनवाया करती थी, ठीक है। तो इसकी लाइफ भी बड़ी लग्जूरियस थी। समस्या यहां से शुरू होती है कि चलो राजा थे ये लोग, ठीक है, तो लाइफ तो लग्जूरियस होनी ऑब्वियस सी बात है। जिस समय ये राजा बनता है उस समय जो है फ्रांस की फ्रांस का जो खजाना होता है वो बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। फ्रांस का जो खजाना होता है वो बिल्कुल खाली होता है। इसको जब राजा बनाया जाता है तो इम्पटी ट्रेजरी, ठीक है, मतलब खजाना खाली होता है। अब यहां पे सवाल ये पूछा जाता है कि राजा था तो खजाना खाली क्यों था? क्या राजपाट या हम कह सकते कि जो मैनेजमेंट था या जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या फाइनेंस
फाइनेंशियल सिस्टम था वो ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक था, ठीक है। लेकिन यहां पे समस्या ये थी कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो है हर जगह लड़ने के लिए तैयार होता था, हर जगह इतने युद्ध किए थे कि सारा पैसा उसी में चला गया, ठीक है। इतने ज्यादा युद्ध कर लिए कि सारा पैसा उसी में चला गया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। इसके अलावा देखिए युद्ध की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कार्य किए। इसके अलावा जो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलिस। इसका एक महल था वर्साइलिस, अब राजा था झोपड़ी में तो रहता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक पैलेस था, उस पैलेस को जो है मेंटेनेंस में बहुत सारा खर्चा आता था। पैलेस का मतलब हो गया उसमें सर्वेंट्स होंगे, नौकर होंगे, उसमें दरबारी होंगे, सिक्योरिटी होगी पैलेस की, पैलेस में खाना बनाने वाले लोग अलग होंगे, हम कह सकते हैं वाइपिंग और सफाई करने वाले लोग अलग होंगे। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे थे। इसके अलावा क्या था, एक देश में इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे क्या हो गया, देश में सब गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट टीचर्स होंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बहुत से ट्रस्टेड चीजें होंगी जहां पे सरकार लोगों की मदद करती। तो ऐसी बहुत सी चीजों को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता था। इसके अलावा क्या था कि लुइस 16 जो था इसने जो है अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आजाद करवाया था। यहां पे लिखा है हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से आजादी के लिए जो है इसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज आजाद करवाई थी, जिससे क्या हुआ कि 1 बिलियन लीवरेज का कर्ज और बढ़ गया। पहले से ही 1 बिलियन लीवरेज का कर्ज था। अब पूछोगे लीवरेज क्या होती है। लीवरेज जो थी वो यहाँ की करेंसी थी, याद रखना, लीवरेज जो थी वो यहाँ की करेंसी थी। इसके अलावा जो है वॉर एडेड मोर देन 1 बिलियन लीवरेज टू अ डेब्ट, राइजन मोर देन 2 बिलियन लीवरेज बता चुके आपको। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे एक चीज आपको समझा दें कि जो लगता है कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या हम कह सकते हैं विधायक हैं या सांसद हैं, तो देश को ये लोग ही नहीं चलाते, इनको भी कोई चलाता है और वो कहलाता है बिजनेसमैन, ठीक है। जैसे इंडिया जो है या अमेरिका जो है, तो या हम कह सकते हैं पाकिस्तान जो है या चाइना जो है, यहाँ पर यहाँ के जो सबसे बड़े उद्योगपति लोग होंगे वो भी देश चलाते हैं, ठीक है। वो चाहे तो सरकारों को बदल सकते हैं। तो यहां भी ऐसा था कि जो लेंडर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को पैसा दे रखा था उधार, उन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और 10% इंटरेस्ट जो है, जब ज्यादा पैसा उस पर खत्म कर दोगे तो 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब फ्रांस की माली हालत जो थी वो खराब हो रही थी, बहुत खराब हो रही थी, जिससे क्या हुआ, एक बार ये सारी चीजें क्लियर कर दें आपको, ठीक है। इन 1774 लुइस 16 द बर्बन फैमिली ऑफ किंग, ठीक है, 20 इयर्स का था, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी से इसकी शादी होती है, एम्पटी ट्रेजरी इसको मिलती है। लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। उसके अलावा क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलिस। इसके अलावा क्या है, helped 13 American colonies to get independence from the common enemy Britain। इसके अलावा क्या है, war added more than a billion leverage to debt, risen more than 2 billion leverage, lenders began to 10% interest। हमने सारा आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें थी। आगे जब बढ़ते हैं तो फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। कनेक्ट करते चलना चीजों को। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो है क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी थे, थर्ड स्टेट में कॉमन लोग थे। जो टैक्स पे करते थे वो केवल थर्ड स्टेट पे करती थी, बाकी कोई भी जो है टैक्स नहीं पे करता था। अब यहां पे जो है क्लर्जी क्या होते हैं, नोबिलिटी क्या होते हैं।
क्लर्जी जो है वहां के पादरी लोग थे। पादरी क्या होते हैं? पादरी जो होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं। प्रीस्ट क्या होते हैं? जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनको पादरी कह लो, प्रीस्ट कह लो, पुजारी कह लो, और जो कुछ कहना है कह लो। ठीक है। इसके बाद जो है हमने बताया 3 स्टेट्स में डिवाइड था। तीसरी स्टेट जो है वो केवल जो है टैक्स पे करती थी। ठीक है। तीसरी स्टेट, थर्ड स्टेट जो थी वो टैक्स पे करती थी, बाकी कोई टैक्स नहीं पे करता था। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम जो है वो यूजली यूज होता है 1780 से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी और इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए। ठीक है, याद रखिए, उनको डिस्क्राइब करता है ओल्ड रिजाइम। 1789 से पहले जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो सोसाइटी थी, मतलब बड़ा ओल्ड एज की थी। ठीक है, तो वहां पे कैसे क्या होता था उसको डिस्क्राइब करता है। फ्रांस में जो है 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स की थी। ठीक है, 90% पॉपुलेशन जो थी वो किसकी थी? पीजेंट्स की थी। 90% पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की। ध्यान रखना कितनी थी? 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स की थी, लेकिन 60% जमीनें जो थी वो नोबेल्स के पास थी, चर्च के पास थी, और जो रिच मेंबर थे थर्ड स्टेट के उनके पास थी। ध्यान रखना, 60% जमीनें जो थी वो अमीरों के पास थी, 40% जो थी वो गरीबों के पास थी, और गरीब थे 90%। ध्यान रखना, थर्ड स्टेट में जो है सब गरीब नहीं थे, लेकिन कुछ ही अमीर थे। उसके बाद जो है क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, जैसे हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे यहाँ के जो बाबा बाबा हैं, ठीक है, जो पर्चा वर्चा निकालते रहते हैं, तो इनको जो है, और इनकी औलादों को, इनके बच्चों को जो है, सॉरी, इनके बच्चों को जो है वो जन्म से ही बहुत सारे प्रिविलेजेस दे दिए जाते थे। मतलब अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, जॉब्स में जो है इनको हम कह सकते हैं रिजर्वेशन मिल जाता था। ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। इसके अलावा जो है फ्यूडल ड्यूज जो है किसानों से लिया जाता था। अब फ्यूडल ड्यूज क्या होता है, ये सवाल आएगा। फ्यूडल ड्यूज ये होता था कि जो भी फसल होती थी, सपोज करो कि 1 क्विंटल एक खेत में हुआ, तो उसका 10% जो है उसमें से कुछ हिस्सा 10 किलो जो है वो चर्च को जाएगा या और लोगों को जाएगा। ठीक है, चर्च के लोग ले लेते थे। पीजेंट्स जो थे वो उन्हें जो है, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके घर में काम करना पड़ता था। ठीक है, खेतों में काम करना पड़ता था, आर्मी में सेवाएं दी जाती थी। ठीक है, कोई बिल्डिंग बनती थी, कोई रोड बनती थी। ठीक है, मतलब जो छोटे मोटे कार्य होते थे वो सारे थर्ड स्टेट के लोग करते थे जो पीजेंट्स थे। आज की डेट में आर्मी जो है एक हम कह सकते हैं रेप्यूटेड जॉब्स है, लेकिन एक टाइम पे जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे पढ़ोगे या पुराने देखोगे तो आर्मी में काफी गरीब लोग जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद नौकरी को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था उस समय, तो आर्मी में जो है किसान जाते, जो पीजेंट्स थे वो आर्मी में जाते थे। ठीक है, या लैंडलॉर्ड्स के घरों में काम करना, खेतों में काम करना। ठीक है, सड़कें बनवाना या घर बनवाना, ये सब यही लोग किया करते थे। टीथस एक यहाँ पे है और एक टैली यहाँ पे है। टीथस क्या है और टैली क्या है? ठीक है, टीथस और टैली ये दोनों टैक्स थे। टीथस जो है वो चर्च के द्वारा लिया जाता था किसानों से, और टैली जो है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता था, स्टेट को पे किया जाता था गवर्नमेंट को। तो अगर टीथस पूछा जाता है तो द चर्च एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स, और टैली क्या है, ऑल मेंबर्स हैड टू पे द टैक्स टू द स्टेट्स। इसके अलावा जो है स्ट्रगल टू सर्वाइव, बाकी हमने कुछ चीजें आपको बताई रेगुलर एक्सपेंसेस में, जो इसमें फर्स्ट में था कि खर्चे कहां कहां हो रहे थे, तो ये सारी चीजें थी। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं पहुंच पाए कि रेवोल्यूशन हुआ क्यों।
अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा रेवोल्यूशन क्यों हुआ। रेवोल्यूशन होने के कई सारे कारण थे, इतने सारे टैक्सेस थे। किसानों को, चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, टीथेस, और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैली देना पड़ता था। किसानों को जो है खेतों में काम करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड्स के घरों में काम करना पड़ता था, आर्मी में काम करना पड़ता था, सड़कें बनवानी पड़ती थी, बिल्डिंग्स बनवानी पड़ती थी। ठीक है, उसके बावजूद भी उनसे टैक्स लिया जाता था। फर्स्ट स्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता था, सेकंड स्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता था। उनको प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, अच्छी नौकरियां दी जाती थी, नौकरियों में छूट दी जाती थी, बहुत सी चीजें थी। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे पता लगेगा क्या कारण है। फ्रांस के पास पैसा नहीं रह गया था, फ्रांस जो है टैक्स पे टैक्स अभी बढ़ाएगा आगे चल के। स्ट्रगल टू सर्वाइव में देखेंगे तो फ्रांस की पॉपुलेशन जो है 1715 में जो है 23 मिलियन होती, कितनी होती है? 23 मिलियन। कब होती है? 1715 में। 1715 में जो है 23 मिलियन होती है और 28 मिलियन हो जाती है 1789 में। 1789 में जो है 28 मिलियन हो जाती है। अब 50 लाख लोग तो बढ़ गए थे लेकिन जमीन नहीं बढ़ गई थी। ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं कर ली थी। ठीक है, अब 36 करोड़ थे जब देश आजाद हुआ था, लगभग ऐसे थे, या उस समय, हाँ हम कह सकते 36 या 40 करोड़ थे और 125 करोड़ हो गए। तो जमीन नहीं बढ़ गई, घट गई। पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, जब पॉपुलेशन बढ़ी, अब जब 50 लाख लोग ज्यादा पैदा हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, खाने की कमी होने लगी, क्योंकि बच्चे पैदा करना आसान है, खाना का कहां से पैदा करोगे, रोजगार पैदा करके दिखाओ। ठीक है, मोदी जी नहीं कर पा रहे। तो यहां पर क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स था उसकी डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी। अब जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये वस्तुओं पे भी नहीं लागू होता है, इंसानों पर भी लागू होता है। किसी को ज्यादा भाव दो तो उनके भी भाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही कह रहा है कि रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज रैपिडली। जो ब्रेड के प्राइस थे वो भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, जो वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी ओनर जो होते हैं उनकी सैलरी फिक्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्राइस तो बढ़ रही है, तो गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। ये थोड़ा धीरे धीरे गैप इन लोगों के बीच में होता चला जाता है। ठीक है, इसी गैप की वजह से जो है आगे क्या होता है कि 5th में 1789 को, 5th में 1789 को, ये 5th में 1789 को जो है, अब लुईस 16 के पास पैसा भी नहीं रह गया था। ठीक है, चीजें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो 5th में 1879 को जो है लुईस 16 एक मीटिंग बुलाता है। ठीक है, लुईस 16 जो है एक मीटिंग बुलाता है 5th में 1789 को। इससे पहले जो है, जब भी कोई चीज होती है उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है, बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी हो रहा है कोई ना कोई कारण जरूर है। तो इसके पीछे भी कारण था कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन इसलिए हो गया क्योंकि 1789 में ही या 18th सेंचुरी में एक नया क्लास निकल के आ रहा था। पहले या तो गरीब होता था या अमीर होता था। अब इन गरीब और अमीर के बीच में, जैसे या तो हम कह सकते मेल होता है या फीमेल होता था, बीच में फिर कुछ और आने लगा जिन्हें इंपोर्टेंट दिया नाम, या जिन्हें गे नाम दिया गया, जिन्हें और भी नाम दिए गए। तो ऐसे ही या तो अमीर होता था या गरीब होता था, उनके बीच में एक निकल के आया मिडिल क्लास। क्या निकल के आया? मिडिल क्लास।
अब अगर देखा जाए तो इस मिडिल क्लास का हाल वही है, ना ये रिच ही में है ना पुअर में है। ठीक है, इसे अपना स्टेटस भी मेंटेन करना होता है, इसे अपने खर्चे भी मेंटेन करने होते हैं, इसकी हालत बड़ी खराब होती है। और यहां भी कुछ ऐसा था, लेकिन ये नॉलेजेबल लोग होते हैं। जो मिडिल क्लास निकल के आता है उसमें डॉक्टर्स थे, उसमें इंजीनियर्स थे, उसमें टीचर्स थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, उसमें हम कह सकते हैं और भी राइटर्स थे, पोएट्स थे, पढ़े पढ़ लिखे लोग थे। अब किसी देश पे जो क्रांति लानी है, जो रेवोल्यूशन लाना, तो ये लोग काफी हैं। ठीक है, एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा अगर है, 100 लोगों को इधर उधर भेज दो, तबाही मचा देंगे। ठीक है, नहीं कुछ तो रेवोल्यूशन तो आ ही जाएगा छोटा मोटा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये न्यू मिडिल क्लास निकल के आया, तो न्यू मिडिल क्लास में थे क्या क्या। ठीक है, peasants and workers revolted against increased taxes and food scarcity। देखिए, राजा टैक्स भी बढ़ा रहा था, और हम लोगों के पास कमी किस चीज की थी? राजा टैक्स तो बढ़ा ही रहा था, खाने की भी कमी थी। तो अब धीरे धीरे पीजेंट्स जो थे इसका विरोध करने लगे मिडिल क्लास के साथ मिलके। द मिडिल क्लास अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवर सी ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। इन लोगों की जो इनकम थी, मिडिल क्लास की जो इनकम थी, वो या तो ओवरसीज ट्रेड करके आती थी, मतलब विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस था, या फिर जो है ये लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग करते थे और उसको अमीरों को बेच दिया करते थे। चीजों को, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी चीजों की करते थे और अमीरों को वो सारी चीजें बेच देते थे, अच्छे पैसे मिलते थे, संपन्न लोग ये थे। ठीक है, थर्ड states include professionals, lawyers, administrative officials. All of these were educated and believed that no groups in society should be privileged by birth। इन लोगों का मानना था कि किसी को जन्म से ही सब कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ये लोग ये भी मानते थे कि सोसाइटी जो है वो फ्रीडम और इक्वलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। जो आज की डेट में एक चलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, खूब ट्रेंड चलता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो भिखारी का बेटा है वो भी भिखारी वाली हरकतें कर रहा है, तो वो भी राजा नहीं बनेगा ना, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर कुछ अच्छे लोग निकल के आते हैं, जिनमें से एक हैं जॉन लॉक, दूसरे हैं जीन जैक रॉस्यू। ये दोनों फिलोसोफर्स थे। ठीक है, जॉन लॉक जो है, इनकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी एक बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, जिसमें जो है ये विरोध करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मतलब जो राजाओं का निरंकुश शासन होता है, इसका ये विरोध करते हैं। और ये भी जो है ये भी जो पूरी तरीके से मोनार्की का विरोध करते हैं। ये कहते हैं मोनार्की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है जीन जैक रॉस्यू जो है कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो जीन जैक रॉस्यू है, इन्होंने कहा सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों और सरकार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा था, सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी होनी चाहिए, लोगों की लोगों के लिए और लोगों के द्वारा होनी चाहिए। इसके अलावा इन द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है, ये मॉन्टेस्क्यू हैं, इन्होंने कहा जो पावर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। इन्होंने कहा, और दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए।
जब यूएसए आजाद हुआ तो यूएसए में यही मॉडल अप्लाई किया गया। वहां पे लोगों को स्वतंत्रता दी गई, लोगों की भावनाओं का, लोगों के हम कह सकते हैं जरूरतों का सम्मान किया गया। सरकार ने कहा बिल्कुल फ्री हो, तुम पे कोई दबाव नहीं लगाया गया है, तुम स्वतंत्र रहो हमारे देश में, ठीक है। अगर आप कोई अपराध करते तो कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, और वो केवल आपके लिए नहीं सभी के लिए बराबर होगा। तो ये जो मॉडल था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वाला, ये सबसे पहले अमेरिका में जो है, जब यूएसए आजाद हुआ तो उस पर जो है, यूएसए भी कभी जो है ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर। 5 मई 1789 को जो है लुइस 16 जो है एक मीटिंग बुलाता है, ठीक है। उस मीटिंग में जो है, जब ये मीटिंग बुलाता है तो एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि कुछ टैक्स बढ़ाने थे, कुछ ज्यादा टैक्स इंपोज करने थे। अच्छा, कुछ बेसिक बातें इस मीटिंग की बता दें। पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है 3 स्टेट्स हुआ करते थे। कितने होते थे? 3। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। सभी के पास एक एक वोट होता था, 2 मिल जाते थे, मेजोरिटी में आ जाता था, तीसरे वाले की बात ही नहीं सुनी जाती थी। इस बार मिडिल क्लास भी था, और जो थर्ड स्टेट थे उसमें लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, बिल्कुल प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, ठीक है, डॉक्टर्स थे और लॉयर्स थे, ये सारे लोग थे। तो होता क्या है, मजा आ रहा है, होता ये है कि एक वर्साइलीज में जो है एक हॉल में पूरी व्यवस्था की जाती है, गेस्ट को उनका जो डेलीगेशन आता है उसको होस्ट करने के लिए पूरी व्यवस्था होती है। फर्स्ट स्टेट से, सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब राजा के खास लोग, जैसे सरकार है तो सरकार की एक कैबिनेट होती है, तो ऐसे वही लोग जो हैं आते हैं। 543 सांसद इस समय हैं, तो ऐसे 543 जो भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इनके जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट स्टेट के आते हैं, 300 सेकेंड के आते हैं। इन लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होती है, इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था होती है, इन लोगों के लिए पीने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, और वो वाली भी व्यवस्था होती है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड स्टेट होती है, जो 600 लोग होते हैं, इनके लिए जो है न पानी की व्यवस्था होती है, न खाने की व्यवस्था होती है, न पीने की व्यवस्था होती है, न वो वाली व्यवस्था होती है, ठीक है। इनकी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी जाती हैं। इस मीटिंग का एक उद्देश्य और था, इसमें महिलाएं अलाउ नहीं थी, बच्चे अलाउ नहीं थे, और भी जो हम कह सकते हैं लोअर कैटेगरीज पीपल थे, उनको अलाउ नहीं था। और महिलाएं बच्चे तो बिल्कुल अलाउ नहीं थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वीमेन्स, ठीक है। जो थर्ड स्टेट आई थी उसने अपनी डिमांड में जो है 40,000 लेटर्स लिख के लाए। 40,000 लेटर्स में इनकी डिमांड थी। अच्छा, राजा सोचता है कि पहले की तरह ही करेंगे, एक एक वोट है, सबको एक एक वोट दे देंगे और 2 स्टेट मिल जाएंगी, हमारा जो बिल है वो पास हो जाएगा। इस बार थर्ड स्टेट वाले मूड बना के आए थे कि बात ना मानी तो मूड तो खराब करके आना ही। थर्ड स्टेट कहती है कि हमको 600 लोग हैं तो हर एक को एक एक वोट दो, मतलब 600 वोट हो हमारे। राजा मना कर देता है, राजा कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलते नहीं होगा, अभी बता रहे, कहते हैं नहीं होगा तो जो है
The representatives of the third state viewed themselves as spokesman for the whole French nation. कहते हैं कि हम पूरे फ्रांस की तरफ से खुद को जो है स्पोक्समैन घोषित करते हैं, पूरे फ्रांस की तरफ से बोलेंगे, पूरे फ्रांस की आवाज बनेंगे, ठीक है। और 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइलीज। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। इंडोर टेनिस कोर्ट जो होता है, जो राजा का महल होता है, वहीं पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है। 20 जून को सबके सब इकट्ठे होते हैं, पूरा खाना पीना सारी चीजों के साथ, और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, ठीक है। पहले जो स्टेट्स जनरल होते थे, बाद में वो क्या हो गए, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और ये कसम खाते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसा संविधान बना के जाएंगे जो राजा की ताकत को कम करेगा, और जब तक वो संविधान बना नहीं लेंगे हम इस हॉल से उठेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं करेंगे सुबह वाले क्रियाकलाप। और ऐसा ही होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पूरी तैयारी करते हैं, पावरफुल स्पीचेस देते हैं लोगों को भड़काने के लिए, ठीक है। जैसे अब लोगों का क्या है, किसी में भड़क जाते हैं। जैसे अभी सुना होगा कल या परसों में एक बाबा की वो कहानी चल रही है, विश्वहरि वाली, ठीक है, 150 लोग मर गए। तो ऐसे बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, खाली बैठे, खाली जनता, क्या करोगे। तो उसके बाद जो है यहां पे एक एबेसिस होता है, ये एक प्रीस्ट होता है, एबेसियस। ओरिजिनली अ प्रीस्ट रोट अ इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये एक पैम्फलेट लिखता है कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट। पैम्फलेट मतलब एक पर्चा वगैरह, मतलब एक अच्छा लिखता है, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इसमें 4 लोगों के नाम आए हैं, एक जॉन लॉक, जीन जैक रोस्यू, मॉन्टेस्क्यू और अबेसियस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हम कह सकते हैं कि ये फिलोसोफर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है एक पंफलेट लिखता है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। और इसके बाद जो है सारी कहानी शुरू होती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी होना शुरू होती है, और भी जो चीजें थी सारी की सारी शुरू होती है। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrate to neighboring countries. धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये लोग, कौन लोग, ये लोग जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसी समय जो है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो ब्रेड की प्राइस वैसे भी हाई हो चुकी थी, और ब्रेड की प्राइस हाई होने के साथ साथ जो है लोग बड़े परेशान थे। देखिए क्या कह रहा है, While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation of the hoarded supplies. After spending hours in long queue at the bakery, crowds of angry women stormed into shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed the बास्टिल। जब ये लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, प्राइस बढ़ रही थी, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था, ब्रेड पूरी नहीं पड़ रही थी, लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा था, महिलाएं इतनी, अब जितने आदमी थे उस समय सब यहाँ बिजी थे, महिलाएं बिल्कुल पागल हो रही थी, और उन्होंने दुकानें तोड़ दी, बिल्कुल दुकानें तोड़ दी, वहां से जो भी खाने पीने की चीजें थी वो लूट लेती हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है कि ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही थी, फसलें भी खराब हो रही थी। उसी समय राजा जो है अपने सोल्जर्स को जो है देश के अंदर भेज देता है, और फिर 14 जुलाई को क्या होता है, बास्टिल जो जेल होती है उसको तोड़ा जाता है। उसको तोड़ने के बाद जो है क्या होता है, फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्ट सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली।
अब जब राजा इतना डर जाता है, a large number of nobles fled from their homes, many of them migrating neighboring countries। जब इतना तबाही मचने लगती है तो जो नॉबेल्स थे, मतलब जो मिनिस्टर्स थे, वो अपना देश छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में भाग जाते हैं, कुछ अपना घर छोड़ देते हैं, कुछ वेशभूषा बदल लेते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अब राजा को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। राजा क्या करता है, लुईस 16 जो है फाइनली रिकॉग्नाइज कर लेता है, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रिंसिपल दैट हिज पावर would from now on be checked by a constitution। राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेता, कहता है ठीक है, अब जो है हमारी जो है पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी, हम नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब जो क्लर्जी थे वो उन्होंने कहा कि चलिए हमारे जो प्रिविलेजेस हैं वो सारी के सारे ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हालत बहुत खराब हो चुकी, जनता मार डालती है, लास्ट में मार भी देती। बहुत सारे जो हम कह सकते हैं नॉबल्स थे उनको मार भी डालती है जनता, बहुत लैंडलॉर्ड्स को मार डालती है, ठीक है, इतने पागल हो गए थे। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, टीथेस वर एबॉलिश्ड, टीथेस हटा दिया जाता है, लैंड ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। देखिए टीथेस को हटा दिया जाता है, जो चर्च के पास जमीनें होती है वो सारी जमीनें ले ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवरेज। इतना राजा ने पहले ही बांट रखा था कि जब छीनना शुरू करता है फालतू की जमीनें तो जो फ्रांस पे जितना कर्जा है वो एक ही बार में उतर जाता है, ठीक है, और ऐसा लगभग देशों में होता है। उसके बाद जो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, completed the draft of the constitution in 1791, main object to limit the power of monarch। 1791 में जो है ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है फ्रांस जो है वो बन जाता है एक मोनार्क नेशन, ठीक है। तो ये कहानी थी, अभी आगे की बात करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे, मजा आया होगा।